अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं? अनियन कहते हैं। वहीं पर मराठी में इसको क्या बोलते हैं? कांदा कहते हैं। वहीं पर बंगाली में इसे क्या कहते हैं? व्यंग्यम कहते हैं। जय हिंद भविष्य के डॉक्टर्स, स्वागत है आपका भौतिकी प्लस में। मैं आपका बॉटनी मेंटोर डॉक्टर ब्रजेश लवानिया आज आपके लिए इस लेक्चर में एक टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है नामकरण। देखिएगा, सजीव जगत में हम टेक्सोनॉमी यानी वर्गीकी के अंदर 4 प्रक्रम पढ़ते हैं, जिसमें से सबसे पहला है लाक्षणिक विज्ञान, दूसरा मैंने बताया था आपको पहचानकरण, तीसरा था वर्गीकरण और चौथा है नामकरण, जिसमें से 3 पहले प्रक्रम के बारे में मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। आज हम बात करेंगे चौथे प्रक्रम की, जिसका नाम है नामकरण। नामकरण का अर्थ क्या होता है? किसी भी जीव को उपयुक्त नाम देना, इसे हम क्या बोलते हैं? नामकरण कहते हैं। जब भी जीवों के नामों की बात आती है तो हम ये जानते हैं कि जीवों को हम 2 नामों से पहचानते हैं। इनमें से एक नाम है उसका जिसको हम बोलते हैं स्थानिक नाम, और दूसरा नाम है उसको बोलते हैं वैज्ञानिक नाम। शुरुआत करता हूं मैं सबसे पहले स्थानिक नाम से। जो स्थानिक नाम है वो स्थानिक भाषा में स्थानीय नागरिकों द्वारा दिए जाते हैं, तो ये स्थान बदलने पर या भाषा बदलने पर बदल जाते हैं। इससे मुश्किल क्या आती है वो समझिएगा। एक ही जीव को हम अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से पहचान रहे होते हैं, लेकिन वही जीव जब दूसरे किसी व्यक्ति को बताया जाता है तो शायद वो उसको ना पहचान पाए। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। देखिएगा, जैसे हम जानते हैं, हमने प्याज नाम सुना हुआ है, अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं? अनियन कहते हैं। वहीं पर मराठी में इसको क्या बोलते हैं? कांदा कहते हैं। वहीं पर बंगाली में इसे क्या कहते हैं? व्यंग्यम कहते हैं। तो इस प्रकार से देखिएगा, एक प्याज के ही हमारे ही देश में कई सारे नाम हैं। तो आप कहीं पर यदि मान लीजिएगा आप वेस्ट बंगाल में हैं और कहीं पर आप उससे प्याज मांगते हैं और वो यदि वो ट्रेडिशनल वहीं का लोकल है, तो वो शायद वेजिटेबल सेलर, वो सब्जी विक्रेता आपको हो सकता है वो ना पहचान पाए, वो आपको प्याज ना दे। इसी प्रकार से आप नॉर्थ इंडिया में किसी भी सब्जी विक्रेता के पास जाते हैं और उससे कहते हैं मुझे 1 किलो व्यंग्यम दे दे, तो शायद वो आपको ना दे, शायद क्या देगा ही नहीं, क्योंकि वो नहीं पहचान पाएगा। इसका अर्थ आप समझ रहे हैं कि अलग अलग भाषाओं में उसी एक जीव के अलग अलग नाम होने से पहचानकरण में बड़ी एक समस्या उत्पन्न होती है। पहचानकरण की इस समस्या को देखते हुए विश्व के सभी जीव विज्ञानी एक मत से इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्हें एक ऐसा समरूप नामकरण की आवश्यकता है जिससे कि किसी जीव को हम पूरी दुनिया में सारे स्थान पर सभी भाषाओं में एक ही नाम से जान पाएं। इसके लिए जीव विज्ञानियों ने जीवों को एक वैज्ञानिक नाम देने की पहल आरंभ की। इसकी शुरुआत सबसे पहले कैरोलस लिनियस नाम के वैज्ञानिक ने शुरू की, जिसे हम द्विनाम पद्धति के नाम से जानते हैं। अर्थात जब भी जीवों के नामकरण की बात आती है, वैज्ञानिक नामकरण की बात आती है, तो जीवों को हम वैज्ञानिक नामकरण प्रदान करने के लिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी द्विनाम पद्धति का उपयोग करते हैं। इन वैज्ञानिक नामों को प्रासंगिक बनाने के लिए और इनका अनुमोदन करने के लिए जीव विज्ञानियों ने कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का निर्माण किया है, जिन्हें हम कोड्स ऑफ नोमेनक्लेचर कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, 4 प्रमुख कोड्स ऑफ नोमेनक्लेचर हैं जिनका उपयोग किया जाता है। इनमें से पहला है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, यानी किसी वैज्ञानिक द्वारा किसी भी पेड़ पौधे का, वनस्पति का कोई वैज्ञानिक नाम दिया जाता है तो वो तभी प्रासंगिक माना जाएगा या वो उसका अनुमोदन तभी सही माना जाएगा जबकि उसको ICBN प्रस्तावित करे। ऐसे ही किसी जंतु का कोई वैज्ञानिक नाम किसी वैज्ञानिक द्वारा दिया जाता है तो उसका अनुमोदन, उसकी प्रस्तावना ICZN यानी इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर द्वारा किया जाएगा। उसी प्रकार से 2 अन्य संस्थाएं, इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर यानी बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं के नाम के लिए, ICVN इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर यानी विषाणुओं के नामकरण के लिए संस्था उपयोग में लाई जाती है। अब देखिएगा, ये आपने समझ लिया कि वैज्ञानिक नाम का अनुमोदन इन कोड्स के द्वारा किया जाता है, लेकिन मैंने क्या बताया आपको, वैज्ञानिक नामकरण के लिए जिस पद्धति का हम उपयोग करते हैं वर्तमान में, उस पद्धति का नाम है द्विनाम पद्धति, जिसको बोलते हैं अपन बायनोमियल नोमेनक्लेचर।
अब ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि नामकरण में सबसे ज्यादा आवश्यक और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण विषय है वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर यानी द्विनाम पद्धति है। ध्यान से समझिएगा, हम बात करेंगे यहां पर सबसे पहले कि द्विनाम पद्धति क्या है, किसने दी थी और उसके नियम क्या है। तो देखिएगा, आगे बात करता हूं मैं। तो सबसे पहले ये समझिएगा कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर है द्विनाम पद्धति की प्रस्तावना कार्नवाल लिनियस, जिनका आज नाम है कैरोलस लिनियस, उन्होंने सबसे पहले अपने नाम को ही चेंज किया था इस द्विनाम पद्धति के हिसाब से। तो उन्होंने अपना नाम कार्नवाल लिनियस से कैरोलस लिनियस कर लिया था। उन्होंने ही इस नामकरण की प्रस्तावना की थी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी, उसके अंदर इस नामकरण की प्रस्तावना उन्होंने की है। इस नामकरण को ही आज हम सर्वमान्य मानते हैं और इसी का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिएगा कि इसमें प्रमुख नियम क्या है। नियम तो कई सारे हैं, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से जिनको हम प्रमुख रूप से मानते हैं वो रूल्स, वो नियम कौन कौन से हैं, वो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला रूल है, इसमें नाम एक होता है लेकिन शब्द दो होते हैं। यानी किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम तो एक ही कहलाता है, लेकिन उसके अंदर दो शब्दों का उपयोग किया जाता है। इनमें से जो पहला शब्द है वो उसके वंश से लिया जाता है, जिसे हम जीनस नेम या वंश नाम कहते हैं। दूसरा जो शब्द है वो इसकी स्पीशीज से यानी जाति से लिया जाता है। इसको हम जाति उपाधि यानी स्पीशीज एपिथेट कहते हैं। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। जीनस जो वर्ड है, जीनस जो शब्द है वो जीनस नाम को व्यक्त करता है, लेकिन स्पीशीज शब्द से लिया गया जो शब्द है वो स्पीशीज उपाधि को बताता है। स्पीशीज उपाधि का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि कभी भी हम किसी भी जीव की स्पीशीज एपिथेट को यानी स्पीशीज उपाधि को अकेला नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि वो अर्थहीन हो जाएगी। समझिएगा इस बात को, कैसे बता रहा हूं। जैसे मैं यहां पर दो आपको बॉटनिकल नेम बताता हूं, वानस्पतिक नाम बताता हूं। एक आम का वानस्पतिक नाम है जिसको बोलते हैं अपन मैंगीफेरा इंडिका, कुछ लोग इसको मैंजीफेरा इंडिका कहते हैं। ये किसका बॉटनिकल नेम है? ये आम का बॉटनिकल नेम है। वहीं पर जो घरेलू जो हमारी मधुमक्खी होती है, भारतीय मधुमक्खी, उसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो नाम है, देखिएगा क्या, वो नाम है एपिस इंडिका। तो देखिए इन दोनों में मैंजीफेरा इंडिका, इसमें भी इंडिका दे रखा है, और एपिस इंडिका, इसमें भी इंडिका दे रखा है। तो यदि हम अकेला इंडिका बोलते हैं तो इससे हमें समझ नहीं आएगा ये किसकी बात कर रहा है। तो हमेशा स्पीशीज एपिथेट को यानी जाति उपाधि, जो दूसरा शब्द है उसको जाति नहीं बोलते, जाति उपाधि कहते हैं, इसको हम कभी भी अकेला नहीं लिख सकते। दूसरी बात, जब भी वैज्ञानिक नाम को लिखा जाता है तो जो पहला नाम है यानी पहला शब्द है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वंश नाम, उसको हमेशा एक संज्ञा की तरह, संज्ञा समझते हो ना, नाउन, यानी किसी भी व्यक्ति का नाम जैसे हम लिखते हैं तो सबसे पहला लेटर क्या लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रख लीजिएगा कि वंश नाम का पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाएगा। यानी मैंगीफेरा इंडिका का एम कैपिटल है, एपिस इंडिका का ए कैपिटल है। इसको हमेशा कैपिटल लेटर से आरंभ किया जाता है। लेकिन जो जाति उपाधि नाम है वो हमेशा छोटे अक्षर में ही लिखा जाता है और छोटे अक्षर से ही उसको आरंभ किया जाता है। ये दो बातें समझ आ गई। अब तीसरी बात की चर्चा करता हूं। ये जो शब्द लिए जाएंगे, ये शब्द हमेशा लैटिन भाषा से लिए जाते हैं। लैटिन भाषा से ही क्यों लेते हैं उसका भी कारण बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। उसका कारण यह है कि लैटिन भाषा अब मृत भाषा है। मृत का अर्थ क्या है? यहां पर मृत का अर्थ है मरी हुई नहीं है, मृत के अर्थ का यहां पर मृत शब्द का अर्थ है इस भाषा का अब कहीं विश्व में कोई उपयोग नहीं होता। तो प्रश्न आपका यह हो सकता है, सर कि ये लैटिन भाषा या मृत भाषा का ही उपयोग क्यों करते हैं शब्दों का चयन करने के लिए? इसीलिए इसका उपयोग करते हैं क्योंकि लगातार जब कोई भाषा का उपयोग होता है तो धीरे धीरे उसमें शब्दों का समावेश होता है, शब्दों का रूपांतरण होता है, वो शब्द बदल सकते हैं। लेकिन द्विनाम पद्धति द्वारा दिए गए जो वैज्ञानिक नाम हैं, जो शुरू से लेकर अभी तक दिए गए, वो अनचेंज रहते हैं, वो अपरिवर्तित रहते हैं। एक बार दे दिया गया नाम कभी भी वापस परिवर्तित नहीं होता और पूरे विश्व में वो एक ही नाम से जाना जाता है। इसीलिए हम ऐसी भाषा का चयन करते हैं इन शब्दों का उपयोग करने के लिए जो अब विश्व भर में कहीं उपयोग नहीं होती, इसीलिए लैटिन भाषा का उपयोग करते हैं। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा।
यहां पर कुछ और बातें आपको बता रहा हूं, वो भी प्रॉपरली आपको समझ लेनी है कि जब भी हम इस नाम को लिखेंगे तो इस नाम को सदैव इटैलिक में लिखा जाता है। इटैलिक का अर्थ क्या होता है? इटैलिक का अर्थ होता है जब भी हम इसको लिखेंगे तो तिरछे अक्षरों में लिखेंगे। आपने कभी भी किताब पढ़ी होगी तो उसमें दो प्रकार के अक्षर लिखे देखे होंगे। सामान्य जो सीधे अक्षर लिखे रहते हैं उनको हम बोलते हैं रोमन स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं उनको? रोमन स्क्रिप्ट। लेकिन वहीं पर कहीं कहीं पर तिरछे अक्षर लिखे रहते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं इटैलिक्स। तो जब भी नाम लिखा जाएगा वो इटैलिक्स में ही लिखा जाएगा, ये ध्यान देना है आपको। लेकिन मान लीजिएगा वो नाम हमने हाथ से लिखा हुआ है, तो हम कैसे उनको तिरछे अक्षर बनाएंगे? यदि हाथ से लिखा हुआ नाम है तो हम उन दोनों शब्दों को अलग अलग अधोरेखांकित कर देते हैं। अधोरेखांकित का मतलब क्या है? हम अंडरलाइन कर देते हैं। जैसे मैंजीफेरा इंडिका है तो इसको हम अलग अंडरलाइन कर देंगे और इंडिका को अलग अंडरलाइन करेंगे। एपिस इंडिका में एपिस को अलग अंडरलाइन करेंगे और इंडिका को अलग अंडरलाइन करेंगे, यानी इनको अंडरलाइन करना होता है। अब अगला जो नियम है वो भी समझ लीजिएगा कि वैज्ञानिक नाम में जिस वैज्ञानिक ने इस नाम को दिया है उस वैज्ञानिक का नाम भी लिखना होता है। तो वो नाम हमेशा हम उस वैज्ञानिक नाम के बाद, यानी जो नाम दिया गया है वो नाम के बाद आगे हम उस वैज्ञानिक का नाम लिखते हैं। या तो आप उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं या उसका पूरा नाम भी लिखा जा सकता है। सामान्यतः उसको संक्षिप्त में लिखते हैं, जैसे लिनियस का हमने LIN लिख देते हैं। तो इस प्रकार से उसका वैज्ञानिक का नाम भी उस नाम के अंत में लिखा जाता है। लेकिन खास बात यह है कि ये जो वैज्ञानिक का नाम है, वैज्ञानिक नाम नहीं, पूरा नाम तो इटैलिक में लिखा जाएगा, लेकिन जो वैज्ञानिक का नाम है, जिस वैज्ञानिक ने उसको दिया है उस वैज्ञानिक के नाम को हम सीधे अक्षरों में लिखते हैं। और यदि हाथ से नाम लिख रहे हैं तो फिर हम इन दोनों शब्दों को तो अंडरलाइन करेंगे, लेकिन जो वैज्ञानिक का नाम लास्ट में लिखेंगे जैसे लिनियस, तो उसको अंडरलाइन नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान दे लेना है। तो ये कुछ मैंने नियम बताए किसके? बायनोमियल नोमेनक्लेचर यानी द्विनाम पद्धति के। इसी पद्धति का हम उपयोग करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम आपको एनसीईआरटी में दिए गए। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। जैसे हमारी जो घरेलू मक्खी होती है उसका नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। गेहूं का नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। आम का नाम मैंने बताया मैंजीफेरा इंडिका। एपिस इंडिका मधुमक्खी का दूसरा नाम है। ऐसे कई सारे नाम वहां पर लिखे हुए हैं और आपने ढेरों ऐसे नाम पढ़े होंगे। ये नियम है किसके? द्विनाम पद्धति के, जो आपको याद रखने हैं। देखिए अंत में मैं आपको नोमेनक्लेचर पर रिलेटेड एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। नीट 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या? ध्यान से समझिएगा। Which is the correct scientific name of mango? मैंगो का करेक्ट साइंटिफिक नेम क्या है? वर्ड्स को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैंजीफेरा इंडिका, क्या ये सही नाम है? हमें सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें M कैपिटल है, I स्मॉल है। मैंजीफेरा इंडिका नाम होता है उसका। अगले लेकिन बाकी ऑप्शंस भी देखना है हमें। ऐसा नहीं कि पहला ऑप्शन करेक्ट लग गया तो उसी पर अपन लगा करके आंसर आगे बढ़ जाएंगे, नहीं, हमें बाकी के ऑप्शंस को भी ध्यान से समझना है और भी कोई ज्यादा करेक्ट आंसर हो सकता है। देखिएगा दूसरा मैंजीफेरा इंडिका, इसमें I कैपिटल कर दिया तो ये करेक्ट नेम नहीं होगा। नेक्स्ट मैंजीफेरा इंडिका LINN मींस इसमें हमने साइंटिफिक नेम, साइंटिस्ट का नाम भी लिखा हुआ है, तो ये पहले से भी ज्यादा करेक्ट हो जाएगा। अब अगला देखें तो मैंजीफेरा इंडिका, इसमें कैपिटल I कर दिया तो ये तो गलत हो गए, यानी बॉम्बे और दिल्ली ये दो आंसर जो हैं वो गलत हैं क्योंकि इनमें तो I कैपिटल है। अब आंसर किसमें से होगा? या तो A होगा या C होगा। तो इसमें आंसर C को ज्यादा करेक्ट क्यों मानेंगे? इसका कारण यह है कि इसमें वैज्ञानिक के नाम को यानी साइंटिस्ट के नाम को भी साथ में लिखा गया है। यदि मैंने ये हाथ से लिखा हुआ, वैसे तो वहां तो प्रिंटेड में आएगा, लेकिन यहां हाथ से लिखूं तो मुझे एक और काम करना पड़ेगा, इसको और इसको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा, लेकिन हम साइंटिस्ट के नाम को अंडरलाइन नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये मैंने आज आपको जो लेक्चर डिलीवर किया बायनोमियल नोमेनक्लेचर के साथ नोमेनक्लेचर, ये आपको होप सो अच्छी तरह से समझ आया होगा और आप कम से कम एक क्वेश्चन जरूर सही कर पाएंगे नीट में। चलेगा। जय हिंद, थैंक यू।